हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। फ्रेंड्स, भारत के संविधान से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न इस ऑडियो में लेके आए हैं और आप इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जिनके पास समय कम होता है और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो सुनते सुनते अपने काम करते करते ये सारे प्रश्न आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो संविधान सभा है उसके सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। प्रांतों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया। प्रांतों के जो प्रांत थे उनके प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया। संविधान निर्माण निकाय के सदस्य संख्या वो है 389 निर्धारित की गई। संविधान निर्माण निकाय के सदस्य की संख्या जो है वो 389 निर्धारित की गई। इसमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन थे। 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर के 4 प्रांतों से, जो 4 प्रांत थे वो कुछ इस प्रकार हैं: दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, तथा 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से थे। जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। कितने स्थानों के लिए? तो 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें 108 कांग्रेस तथा 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। संविधान सभा के बारे में सारे प्रश्न हैं। तो जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित किया गया। तो आवंटित 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से 208 कांग्रेस तथा 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा का विधिवत जो उद्घाटन हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है, और अस्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य को स्वीकार कर लिया। यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू ने। फिर से सुनिए, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां थी कुछ इस प्रकार हैं। संविधान सभा द्वारा जो गठित समितियां थी और उनके अध्यक्ष कुछ इस प्रकार हैं। तो समिति के नाम हैं, समिति है नियम समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला है नियम समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासत समिति देशी रियासतों के वार्ता के लिए जो बनी वो उसके कौन थे?
समिति जो बनी रियासत समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के तो ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और रियासत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के भी राजेंद्र प्रसाद थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान का निर्माण हेतु 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 को भारत संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। अक्टूबर 1947 में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थीं। 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियाँ थीं। प्रारूप संविधान 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। प्रारूप संविधान जो था वो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 को पुनः स्थापित हुआ। संविधान के प्रारूप के उपबंधों एवं खंडावार विचार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जो प्रस्तावना होता है उसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संबोधित कर सकती है। राज्यों का गठन कुछ इस प्रकार हुआ। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया। यह भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर, फिर से सुनिए, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया। यह भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य बना। कौन? आंध्र प्रदेश। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। 22 दिसंबर 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोजन गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। 1956 संसद द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो अनुच्छेद है 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से हो सकती है। नागरिकता की जो समाप्ति है वो 3 प्रकार से हो सकती है। परित्याग करने से, यानी स्वयं त्यागने से, पर्यवसान, अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण करने से, पर्यवसान यानी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, और वंचित करना। नागरिकता की समाप्ति 3 प्रकार से होती है: परित्याग, पर्यवसान और वंचित करना। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार लोगों को राज्य के विरुद्ध प्रदत्त प्रत्याभूत है,
यानी गारंटी है। मौलिक अधिकार लोगों को राज्य के विरुद्ध प्रदत्त एक गारंटी है, अतः इनकी प्रकृति प्रायः नकारात्मक है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र से लिया गया है। प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे जो वर्तमान में 6 हैं। प्रारंभ में पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और अब 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। जो मौलिक अधिकार है वो है वाद योग्य है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों का जो वर्णन है कुछ निम्न प्रकार से है। मूल अधिकारों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार है। तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस प्रकार मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4 में भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्व वस्तुतः राज्य के कर्तव्य हैं और प्रकृति से राज्य के प्रति सकारात्मक हैं। नीति निर्देशक तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करें। अनुच्छेद 38 में है सभी पुरुष एवं स्त्रियों की जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह अनुच्छेद 39 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो। अनुच्छेद 39 में है। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। ये भी नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं है। इसे सरदार पूर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें जो संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। फिर से सुनिए, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं है। इसे सरदार पूर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। सॉरी फ्रेंड्स, वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। यह अनुच्छेद 60 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक होता है। यह अनुच्छेद 56 में है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। यह संविधान में किस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह किस में है? तो अनुच्छेद 57 में है। कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यह किस में है? तो अनुच्छेद 56 में है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह अनिवार्य है। राष्ट्रपति ना तो केंद्रीय विधायिका का सदस्य होता है और ना ही राज्य विधायिका का। राष्ट्रपति ना केंद्रीय विधायिका का सदस्य होता है, ना राज्य विधायिका का। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जो जांच होती है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है, सत्रवसान एवं विघटन कराता है। वह संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो राष्ट्रपति होता है वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए एवं एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 व्यक्तियों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो भारतीय सदस्यों को नामांकन समाप्त कर दिया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। वह केंद्र जहां राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन कराता है। यह अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति आपातकाल 352 में, अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाए जाने से उसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भेजनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल भाग नहीं लेते। निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य व निर्वाचित व मनोनीत भाग लेते हैं। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करती है। जो उपराष्ट्रपति चुनाव से उत्पन्न विवाद होता है उसको उच्चतम न्यायालय सुलझाता है। भारत के उपराष्ट्रपति जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका समय था 1952 से 1962। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल था वो 1952 से 1962 था। और उपराष्ट्रपति जो जाकिर हुसैन थे उनका समय था 1962 से 1967। और उपराष्ट्रपति जो पीबी गिरी थे उनका समय था 1967 से 1969 तक, 1967 से 1969 तक। और गोपाल स्वरूप पाठक का जो उपराष्ट्रपति थे, गोपाल स्वरूप पाठक, उनका समय था 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक। राष्ट्रपति को उनके कार्यों एवं कर्तव्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं तो राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्तव्यों का संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्री परिषद का संक्षिप्त वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का संक्षिप्त वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में दिया गया है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि मंत्रिपरिषद को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। जो मंत्रियों के वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। मंत्रियों की जो श्रेणियाँ होती हैं तो 3 श्रेणियाँ होती हैं। मंत्रियों की श्रेणियाँ 3 होती हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उपमंत्री। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रियों की ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो फ्रेंड्स, ये रहे भारत के संविधान से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आप पूरा सुने इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।